अपने कानों पर मैंने हथेली रख ली थी। हे परमेश्वर! पाषाण देवी की प्रशस्त शिला पर उस अंधकार में मैंने सिर टिकाया तो सचमुच मेरी आंखों में आंसू छलक आए थे। इतना विवश मैं क्यों हो गया उस क्षण? चलिएगा नहीं, उन्होंने जैसे सन्नाटा भंग किया। मैं वैसा ही खड़ा रहा। बड़े अनमने भाव से मैंने कहा, चलिए। हम दोनों चुप थे, प्रतिमाओं की तरह खड़े। आदमताल तक आकर उसी सड़क से अब लौट रहे थे जिससे अभी भी कुछ क्षण पूर्व हम आए थे। वृद्ध पुजारी ने अक्षत रोली के साथ कुछ पीले फूल भी दिए थे गेंदा के। अभी तक वे उनकी दाहिनी मुट्ठी में भींचे थे। उनके साथ चलना मुझे अब कहीं और भी अधिक भार सा लग रहा था। अनिच्छा से जैसे कोई रस्सी के सहारे खींचे ले जा रहा हो। ठंडी सड़क कितनी सूनी हो आई थी, कहीं एक भी प्राणी नहीं। तालाब के किनारे उग आए बेपिन बीलों के सघन वृक्ष काले जल में सिर से पांव तक डूब गए थे। नीली और हरी मरकरी रोशनी कितनी ठंडी लग रही थी, बूझी बूझी सी, बर्फीली। झील की ओर से चलने वाली हवा टसती चली जा रही थी। ठंडे हाथों को गर्म करने के लिए मैं बार बार परस्पर मल रहा था, जैसे गंदे पानी से हाथ धोते समय आपस में रगड़ते हैं, परंतु फिर भी अंगुलियों में ताप न आ पा रहा था। बेमौसम बारिश की वजह से कितनी सर्दी बढ़ाई थी, गर्म सांस भाप जैसी लग रही थी। ऐसे दूर दूर क्यों चल रहे हैं आप? जी, मैंने यूं ही देखा। ऐसे चलना अच्छा लगता है, कोई देखेगा तो व्यर्थ में संदेह होगा। यदि हम पास पास चले सटकर तो संदेह नहीं होगा। मैंने तनिक गंभीरता से कहा। मेरे शब्दों में रूखेपन के साथ साथ झुंझलाहट थी। एक तरह की खींच भी रही हो तो आश्चर्य नहीं। नहीं, तब शायद नहीं होगा। लोग प्रायः यहाँ आते ही इसीलिए हैं कि। कहती कहती वह चुप हो गई थी। प्रोफेसर उप्रेती देखेंगे तब भी शायद कुछ नहीं लगेगा। डॉक्टर दत्ता के किन्हीं परिचित ने देख लिया तब भी नहीं। मैं कहना चाहता था किंतु कह नहीं पाया। झील के किनारे की तरफ पतली रस्सी की तरह बटे लोहे के तार लगे थे। उन्हीं ठंडे तारों को छूता छूता मैं अनमने भाव से चल रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा झंझावात उठ रहा था। श्रीमती दत्ता के कहने का क्या आशय है, सब मेरी समझ से परे लग रहा था। मैं उद्विग्न था, परेशान सा। वह सहसा मेरी ओर मुड़ी। मेरे बारे में आपकी क्या धारणा है विराट? मैं कैसी लगती हूँ? उन्होंने शिष्य सुलभ जिज्ञासा से मेरी ओर देखा था। मुझे याद आया, मास्टर जी के बदले उन्होंने आज पहली बार विराट कहा था। सुलभ तो मैं पहले से ही रहा था, किंतु यह प्रश्न सुनते ही मेरे शरीर में बिजली की लहर सी दौड़ पड़ी, आग की धधकती लकीर से। मैं लपक कर झट से सामने चला आया, जैसे रास्ता रोकने के लिए ही बढ़ा हूं। मुझे लग रहा था मेरा अंतर्मन बहुत देर से शायद इसी प्रश्न की खोज में भटक रहा था जो सहसा अब मिल पड़ा है। उस क्षण आवेश में मेरा शरीर भीतर ही भीतर भीगी रस्सी की तरह ऐठ रहा था। मेरे दोनों हाथ सहसा कमर पर आ टिके थे। झटके के साथ मैंने गर्दन हिलाई। आप सुन सकेंगी? मैंने सिर हिलाकर पूछा। कहिए भी। वह शायद असमंजस में थी। मेरा यह अप्रत्याशित रूप देखकर कुछ परेशान भी, फिर भी हंसने की चेष्टा कर रही थी। आपके बारे में कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती। आप एकदम। उनका मुंह खुलाया, किंतु दूसरी ओर मैं बम के गोले की तरह सहसा फट पड़ा था। आप एकदम दुष्चरित्र हैं, नीच हैं, अध्यात्म मंदिर सब ढोंग है आपके लिए। आप नरक के कीड़ों से भी बदतर हैं। मैं थूकता हूं, थूक। मेरा सारा शरीर कांप रहा था। हमेशा शिथिल रहने वाली मुट्ठियां इस्पात की तरह भिजाई थी। आंखों से चिंगारियां बरस रही थी। श्रीमती दत्ता का चेहरा उस पर कैसा कैसा हो गया था मुझे याद नहीं। उन्होंने प्रत्युत्तर में क्या कहा यह भी मैंने सुना नहीं। आवेश में इतना उगलकर मैं बिजली की तरह मुड़ा और बेतहाशा दौड़ पड़ा भासिंग घेरे की तरफ। मैं पागलों की तरह बदहवास सा भाग रहा था। लेक ब्रिज, तल्ली ताल, नया बाजार कब पार हुए मुझे याद नहीं। कब मैंने कमरे का ताला खोला, कमरे में घुसा और कटे पेड़ के तने की तरह बिस्तर पर गिर पड़ा, मुझे होश नहीं।
क्षण भर में मुझसे यह क्या हो पड़ा, मेरी समझ में नहीं आ पा रहा था। मैं सोच रहा था रिक्शा स्टैंड के चौराहे तक उन्हें छोड़कर मार रोड से वापस लौट आऊंगा। श्रीमती दत्ता के व्यवहार से मैं क्षुब्ध अवश्य था, किंतु इस हद तक बात पहुंच जाएगी इसका भान नहीं था। पता नहीं मेरे व्यक्तित्व का वह कौन सा व्यक्त रूप था जीवन में जो सहसा अब उभर पड़ा था इस तरह से। किसी महिला के साथ ऐसे व्यवहार की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर यह क्या हो पड़ा आज। मैं हाँफ रहा था, मेरा सारा शरीर चल रहा था। मुझे लग रहा था टिनकी यह कत्थई छत, सफेद दीवारें, सामने टंगा रंगीन कैलेंडर, उसमें लहरें लेता नीला सागर, सीमेंट का ठंडा फर्श, मेज कुर्सियां, सब मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, तेजी से घूमते चले जा रहे हैं। तभी एकाएक हथेलियों से आंखें ढक ली मैंने और चीख पड़ा जोर से। मुझे जब होश आया तब शायद सवेरा हो चुका था। चौकीदार मेरे सिरहाने बैठा तपते माथे को सहला रहा था। छात्रावास के 1-2 छात्र भी उपस्थित थे। अब कैसी है तबीयत, शायद जीवाण ने पूछा था। वह कद काठी में बहुत छोटा बौना होने के कारण जीवानंद रेणु को सब लोग इसी नाम से हंसी में संबोधित किया करते थे। ठीक है, क्या हो गया था? सर्दी जैसी लग गई थी। मेरे उत्तर देने से पहले चौकीदार चट बोल पड़ा था। कल रात अंधेरे में दौड़ क्यों रहे थे बेतहाशा? जीवाण पूछता पूछता पता नहीं क्यों एकाएक चुप हो गया। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।